सोशियोलॉजी को शुरू करने से पहले हम उसके कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्पटे ने कहा कि सोशियोलॉजी एक साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना है। दरखाइम ने बताया कि सोशियोलॉजी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ऑकबॉर्न और न्यूकॉफ ने कहा ये साइंस ऑफ सोशल लाइफ है। ज़्यादातर सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी को साइंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्यों? दरअसल साइंस के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फैक्ट चेक कर सकते हैं। सोशियोलॉजी क्योंकि एक सब्जेक्टिव डिसिप्लिन है, तो उसके अंदर ये सब कर पाना मुश्किल है। तो ज़्यादातर सोशियोलॉजिस्ट ने भी फैसला किया कि हम इसके अंदर डेटा कलेक्ट करेंगे, एक मेथडोलॉजी लेकर आएंगे ताकि एक जनरल व्यू पेश किया जा सके, जैसे बाकी नेचुरल साइंसेस के अंदर होता है। इसलिए हम ज़्यादातर लोग जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इसे साइंस की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहे, और आज भी ऐसा ही हो रहा है, जिससे एक स्ट्रक्चर दिया जा सके इस सिलेबस को, इस डिपार्टमेंट को, इस पूरे सोशियोलॉजी के स्ट्रक्चर को। अब हम इसका नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देखते हैं, इसका फोकस एरिया क्या है। जैसे कि अभी हमें समझा कि सोशियोलॉजी ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कवर करता है, इंडिविजुअल को नहीं। ये सोसाइटी की स्टडी करता है, ग्रुप्स की स्टडी करता है, उनकी कलेक्टिव थिंकिंग, उनके पैटर्न को फॉलो करता है। ये एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करता है इसे एक सोसाइटी की, एक ग्रुप की। सोशियोलॉजी जैसे कि एक डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन है, ना कि प्रिस्क्रिप्टिव। ये फोकस करता है कि व्हाट इज रेदर देन व्हाट ऑट टू बी, यानी कि आज है ये उस पर यकीन करता है, ना कि क्या होना चाहिए ये उस पर यकीन नहीं करता। इसका यही सोशियोलॉजी का फोकस एरिया है मेन। इसके जो मेथड्स और स्कोप इसने डेवलप किए इतने सालों में, उसने कोशिश किया है कि ज़्यादातर ये साइंटिफिक ही रहे, और साइंटिफिक होने के लिए इस डिसिप्लिन को डेटा चाहिए, एम्पेरिकल डेटा चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा चाहिए। ये अपने सब्जेक्टिव जजमेंट्स को अलग करे, जैसे गुड्स हो, एविल हो, मोरल इमोरल, एथिक्स को अलग किया जाए, ताकि ये एक न्यूट्रल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे। एक अपने डिसिप्लिन के अंदर एक ही जनरल व्यू लेकर आए, जैसे कि नेचुरल साइंसेस के अंदर लिया जाता है। जैसे कि न्यूटन की थ्योरी ग्रेविटी है, तो हर जगह एप्लीकेबल है। उस तरह इस डिसिप्लिन के अंदर भी, सोशियोलॉजी के अंदर भी, एक जो स्टडी है वो जनरलाइज किया जा सके, हर कोई समझ सके उसे, ना कि एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर से आधारित किया जाए। ये स्टडी करता है इंस्टीट्यूशंस की, उनके इंटरकनेक्टेड की, उनके इंटर रिलेशंस की। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व हुआ है, ये कैसे अस्तित्व में आया। 1838 में सोशियोलॉजी का जो टर्म है कॉम्पटे ने दिया। 1875 में पहली बार फर्स्ट कोर्स शुरू किया गया था यूएसए के अंदर, डब्ल्यू.जी. समनर ने। 1892 में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूएसए में खोला गया एल्बियन स्मॉल के द्वारा। 1895 में एम.एल. दरखाइम ने फर्स्ट डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी शुरू किया यूरोप में। एक जनरल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से एक पेपर पब्लिश किया, एक जर्नल इस्टेब्लिश किया गया एल्बियन स्मॉल ने 1895 में। अब हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी की इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इस इवोल्यूशन के पीछे जो शुरुआत थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही की थी, यूरोपियंस के द्वारा ही हुई थी। जैसे जैसे इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया गया, तो उन्हें एक सिस्टम चाहिए था एक सोसाइटी को पढ़ने के लिए, कि जिन लोगों के ऊपर वो शासन कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। तो उसके लिए उन्होंने स्टडी शुरू की। बहुत सारे यूरोपियन एंथुसियास्ट थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया। कुछ भारतीय भी थे, उन्होंने भी जानना शुरू किया कि आखिर इंडियन सोसाइटी सोचती कैसे है, फंक्शन कैसे कर रही है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर इंडियन सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई। उन्होंने पाया कि इंडियन सोसाइटी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। यूरोप की तरह वो एक सिंपल वे में नहीं चल रही है, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के तौर पर इवॉल्व हुई है। उन्होंने जानना शुरू किया कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी सोसाइटी के अंदर। पहले अभिलेखों से मिलेगी, स्क्रिप्चर से मिलेगी, एंशिएंट टेक्स्ट से मिलेगी, लोगों से बात करके मिलेगी। तो उन्होंने सारे डेटा को कलेक्ट किया।
पहले तो ये थ्योरेटिकली था, बाद में इसके अंदर डेटा एंड होने लगे, फील्ड व्यू होने लगे, फील्ड स्टडी हुई, विलेज स्टडी हुई, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे हुआ ये। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। वो ज़्यादातर छोटे छोटे जो अकाउंट्स हैं उनकी स्टडी कर रहे थे, वो कलेक्ट कर रहे थे उन सारे डेटा को, ताकि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके इंडियन सोसाइटी के बारे में। जैसे विलियम जोन्स, जिन्होंने एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की, मैक्स मूर को हम जानते हैं, उन्होंने संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं उनकी स्टडी की उन्होंने। हर्बर्ट रिजले, एथनोग्राफिक स्टडी की उन्होंने इंडिया की। साथ ही उन्होंने एक बुक भी दी, कास्ट एंड ट्राइबल ऑफ बंगाल, बेसिन सोसाइटी जो साउथ के अंदर थी, उसने भी इसके ऊपर डिस्कशन शुरू किए, मीटिंग शुरू की। इसी के साथ ही ओज सोसाइटी 1867 में उन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी शुरू की। गांधी, टैगोर और हमारे सब जो सोशल रिफॉर्मर थे, नेशनलिस्ट थे, उनके भी अपनी व्यूज थे सोसाइटी को लेकर। ज़्यादातर लोगों को यही मानना था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशन है वो बहुत इंटरट्वाइंड है, बहुत अंदर तक है, और ये बहुत पिक्यूलियर है, जो दुनिया में कहीं देखने को मिलते ही नहीं है। जैसे उसके अंदर कास्ट है, किनशिप है, विलेज है, ऐसी चीज़ें दुनिया में देखने को मिलती नहीं कि इतना सब कुछ है। इसके लिए नए नए मेथड्स इवॉल्व हुए भारत के अंदर। फिर डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ, लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी, अर्थशास्त्र को पढ़ा, हिंदू टेक्स्ट पढ़े, और पहली बार हम देखते हैं कि 1871 के अंदर हमारी जो सेंसस की हमारी जनगणना शुरू होती है। 1901 में एथनिक सर्वे होते हैं हमारे अंदर, तो एक नया डेटा हमारे पास अब आने लगता है। हम जजमानी सिस्टम देखते हैं अंदर, उसके अंदर नए सोशोलॉजिकल थॉट्स भी आते हैं, मार्क्सिस्ट व्यू आता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू आता है, विलेज व्यूज आते हैं, फेमिनिस्ट व्यू डेवलप होता है। भारत के अंदर सोशोलॉजी की स्थापना सर पैट्रिक गिडिस ने की थी 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद जीएस घुरे, जो फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी है, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ दिए इंडियोलॉजी के ऊपर कि इंडिया के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट हैं। उन्होंने इंडियन फिलोसफी को पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ा, एथनिक सोसाइटीज़ और सोशल सर्वे पढ़े, और इंटोलॉजी की स्टडी की, और एक आइडिया पेश किया कि इंडियन सोसाइटी है कैसे। मुझे यकीन है कि अब तक आपको समझ में आ गया हो कि इंडियन सोशोलॉजी डेवलप कैसे हुई है इतने सालों में। अब हम देखते हैं कि इंडोलॉजी है क्या। हम लोग इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो अप्रोच है इंडोलॉजी की, वो ज़्यादा ट्रेडिशनल की ऊपर बेस्ड है। उन्होंने सोसाइटी की स्टडी की है, कल्चर की स्टडी की है, और इसके लिए वो डेटा कहाँ से लाए हैं। उन्होंने इसके लिए एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, महाभारत, उपनिषद, वेदास, कुछ पुराने अकाउंट्स पढ़े हैं उन्होंने, चाहे वो अकबरनामा हो हमारा, या फिर मनुस्मृति हो, ये सारे टेक्स्ट उन्होंने पढ़े हैं, और एक जनरल व्यू लेने की कोशिश की है कि इंडियन सोसाइटी सोचती कैसे है, कास्ट के ऊपर, विलेज के ऊपर, पावर के ऊपर, इन सब के ऊपर ये फंक्शन कैसे करती है। इंडोलॉजी की शुरुआत तो वैसे बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे उनकी स्टडी से होती है, चाहे इब्न बतूता हो, फाशियान हो। इन्होंने जो अपने पीछे ट्रैवलॉग छोड़े हुए हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है कि भारत की एशियन सोसाइटी को तराशने में, कि वो थी कैसे है। अर्थशास्त्र एक मेन डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बताता है हमें, जो सबसे पुराना भी है, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। हम इसे दो तरीके से देख सकते हैं, ये एक क्लासिकल व्यू है इंडोलॉजी के अंदर, और एक मॉडर्न व्यू है। क्लासिकल व्यू में ज़्यादातर वो ब्रिटिशर्स ने की है, वो अब उन्होंने जो भी कुछ देखा है यूरोपियंस ने, वो एक बायस्ड व्यू लिया है उन्होंने, यूरोपियनाइज्ड व्यू, जिसमें से हम देखते हैं विलियम जोस ने एशियन सोसाइटी 1787 में लॉन्च की भारत के अंदर, बंगाल के अंदर, ताकि वो ओरिएंटलिस्ट जो हमारे स्टडी है
उनकी स्टडी कर सके कि पूर्व में होता क्या है। जैसे भारत के अंदर और भारत के आसपास के देशों के अंदर जो सोसाइटी है, उनके स्क्रिप्चर्स हैं, उन्हें कलेक्शन किया जाए उनका और स्टडी की जाए। मैक्स मुलर हैं, उन्होंने सेकंड बुक ऑफ ईस्ट नाम से किताबें लिखी हैं। उन्होंने बाकायदा इसकी स्टडी की है और अपनी थ्योरीज पेश की है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मैसूर, इन्होंने भी भारत की सोसाइटी के बारे में डिस्कशंस की, मीटिंग्स की हैं और पेपर्स पब्लिश किए हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे ने कहा, जो क्लासिकल व्यू था, उन्होंने बहुत ही ऑर्थोडॉक्स व्यू लिया है कि इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनल बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है, ये कभी उससे बाहर निकल ही नहीं सकती। साथ ही यहाँ के लोग सिर्फ गांव में रहते हैं, शहर में तो बहुत कम ही लोग रहते हैं, ये भी उनका व्यू था। उन्होंने भारतीय सोसाइटी को लेकर क्लासिकल जो आइडियोलॉजिस्ट थे बहुत ही क्रिटिकल व्यू लिया है उन्होंने, यानी कि काफ़ी आलोचना की है उन्होंने भारतीय सोसाइटी की। मॉडर्न इंटेलॉजिस्ट, उनकी थ्योरी क्लासिक इंटेलॉजी से अलग थी। जैसे जीएस घुरे, जो फादर हैं इंडियन सोशोलॉजी के, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, इन सब ने मिलकर एक नेशनलिस्टिक व्यू लिया है ताकि वो क्लासिकल इंटेलॉजिस्ट की थ्योरीज को चैलेंज कर सकें, खासतौर से यूरोपियन व्यू को, जो काफ़ी क्रिटिकल था इंडियन व्यू का। इन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी ऑफकोर्स विलेज सोसाइटी है, लेकिन ये एक जगह ठहरी हुई नहीं है, एक डायनामिक है, इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। भारत के अंदर एक रिलीजन एक बहुत अहम रोल अदा करता है सोसाइटी को फंक्शन करने में, लेकिन ये हिंड्रेंस पैदा नहीं करता, बल्कि सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। ये भी उन्होंने बताया। उन्हें नए कॉन्सेप्ट दिए, संस्कृताइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट दिए, और एक बाकायदा एक जनरल व्यू रखा, एक पॉजिटिव व्यू रखा इंडियन सोसाइटी का, बनस्पत क्लासिकल व्यू या यूरोपियन व्यू के अगेंस्ट। जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो क्या था इसके अंदर, उन्होंने बताया कि ये स्टडी है ट्रेडिशनल सोसाइटी और कल्चर। जो टर्म है इंडोलॉजी का, इसका मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी और कल्चर। उन्होंने बताया कि जो इंडियन कल्चर है वो बहुत यूनिक है दुनिया में, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से नहीं समझा सकता। इसके लिए हमें नई थ्योरीज चाहिए जो सिर्फ खाली इंडियन सोसाइटी पर ही फिट हो पाए। ये कॉन्टेक्ट है, रिलेशनशिप है इंडियन सोसाइटी का, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने तैयार किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन वैल्यूज़ को जगह दी है, फिलोसफीज़ को जगह दी है, इंडियन रिलीजन को जगह दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इंडियन फिलोसफी समझनी है तो आपको एंशियंट सांस्कृतिक स्क्रिप्चर समझनी चाहिए कि हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई हमारी। इंडियन जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका जो अपोज था, उन्हें धर्मशास्त्र पढ़े, ग्रेट एपिक्स पढ़े, रामायण हो गया, उपनिषद हो गए, वेदास हो गए, किंग्स और क्वींस की कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे अर्थशास्त्र पढ़ा है उन्होंने। इन सब से उन्होंने एक व्यू लिया है कि इसमें सोसाइटी के डेवलप्ड होने का। इंडोलॉजी को तैयार करने में, डेवलप करने में और एक खाका तैयार करने में घुरे का बहुत ज़्यादा योगदान है इंडियन सोशोलॉजी के अंदर। हम जानते हैं कि जैसे कि इसकी शुरुआत तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे यूरोपियंस इंडियन सोसाइटी की स्टडी करने लगे, क्योंकि ये एक हॉटबेड था, एक बिल्कुल नई चीज़ थी जो यूरोपियंस ने अपने यहाँ यूरोप में नहीं देखी थी। वो एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे और उन्होंने बाकायदा इसकी अपने अपने व्याख्या की है भारत को लेकर, चाहे मैक्स मुलर ने ली हो, हेनरी मेइन ने ली हो, ठीक है, इसके साथ इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने, चाहे घुरी हो, एम एन श्रीनिवास हो, इन्होंने, या पैट्रिक गिडिंस हो, इन्होंने भी एक अच्छा खासा व्यू दिया है भारतीय सोसाइटी को लेकर। इसी के साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टैब्लिश हुए थे: एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भंडारकर इंस्टीट्यूट इन पुणे, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मैसूर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी इंडियन सोसाइटी की स्टडी की है और बाकायदा उसके लिए एसेस लिखे हैं, पेपर पब्लिश किए उन्होंने, और एक डिस्क्रिप्शन दिया है इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं घुरे के ऊपर। हम लोग पढ़ते हैं इंडोलॉजिकल व्यू ऑफ घुरे। घुरे यानी कि गोविंद सदाशिव घुरे, वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, संस्कृत के ज्ञाता थे,
और कॉलोनियल स्ट्रक्चर उनकी स्टडीज़ के वो काफ़ी आलोचक थे। इंडियन कल्चर को उन्होंने काफ़ी ग्लोरीफाई किया, राष्ट्र नेशनलिस्टिक व्यू रखे थे, स्क्रिप्चर्स की स्टडी की, कल्चर को समझा और उसके बारे में अपनी व्यूज़ दिए कि भारतीय संस्कृति, कल्चर और संस्कृति क्या है। तो अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल असेसमेंट क्या था घुरे ने जो इंडियोलॉजिकल अप्रोच में दिया था। उससे पहले मैं ये बता दूं कि घुरे ने कास्ट के ऊपर काफ़ी काम किया है, ट्राइबल्स के ऊपर उनकी थ्योरीज हैं। घुरे ने बताया कि जो कास्ट है वो गंगेटिक प्लेन्स में पैदा हुई है और वहाँ से वो डिफ्यूज हो गई है पूरी इंडिया के अंदर। वहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकला है प्योरिटी ऑफ पोल्यूशन का, जो आज के समय हेरिडिटी नेचर बन गई है और एंडोगामी हो गई है। उन्हें साथ ही ट्राइबल्स को बैकवर्ड हिंदूज कहा था, जिन्हें सोसाइटी के अंदर एसिमिलेट करना ज़रूरी हो गया है। साथ ही उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया है। उन्होंने कहा कि ये एक धब्बा है सोसाइटी के ऊपर जिसे खत्म होना ज़रूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने जो इंडियन सोसाइटी है, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को उनके जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स है उसके स्टडी की है। हमारे हिंदू ट्रेडिशन, हिस्ट्री, फिलोसफीज, वेदांत, इन सब को स्टडी किया और एक जनरल व्यू पेश किया है सोसाइटी के सामने कि हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, कास्ट क्या सोचती हैं, विलेज क्या सोचती हैं, हमारे जनमानस के अंदर क्या है। इसी के साथ ही वो काफ़ी पैट्रियोटिक थे, देशभक्त थे। तो इंडियन सोसाइटी को लेकर उन्हें एक काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखा है। उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी ज़रूर आज के समय ट्रेडिशनल से घिरी हुई है, पुरानी सोच रखती है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए, एजुकेट किया जाए, इन्हें बढ़ने का मौका दिया जाए तो ये भी आगे बढ़ सकती है, यूरोपियन के साथ साथ ही को टक्कर दे सकती है या उनसे भी आगे निकल सकती है हमारी इंडियन सोसाइटी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भारत का जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है आज के समय, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग गांव से निकल रहे हैं, जहाँ पर एक्सेस लेबर है, जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। कॉलोनाइजेशन के दौरान जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बर्बाद हुआ है, उसी एक्सेस लेबर का नतीजा है। वहाँ से अगर वो शहरों में आएंगे तो शहरों के अंदर उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, लोग एजुकेट होंगे और सोसाइटी को एक मॉडर्न व्यू मिलेगा। ये बिल्कुल ही अलग थ्योरी थी जो उस टाइम पर बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो विलेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे कि गांव ही हमारा स्वर्ग है, गांव ही बेहतर है, शहरों में क्या रखा है। लेकिन घुरे काफ़ी मॉडर्न थे, बोले कि नहीं, शहर काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर हम सही से डेवलप करें, एजुकेट करें लोगों को, तो इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखा उन्होंने इसके बारे में। उन्होंने कहा कि जो अर्बन एरिया है वो क्रेडल ऑफ इनोवेशन है, यानी कि पालना है इनोवेशन का। वहाँ पर नए नए इनोवेशन होते हैं जो हम गाँव में देखने को नहीं मिलते। साथ ही शहरों के अंदर अलग अलग व्यूज़ आते हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, तो नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। उनके अंदर एक साथ मिलकर काम करने की भावना ज़्यादा होती है बजाय कास्ट को लेकर, जो गाँव में बहुत देखने को मिलती है। शहरी ऐसे सिस्टम है, उन्हें लगता है जहाँ कास्ट को तोड़ा जा सकता है, नए व्यूज़ लाए जा सकते हैं और एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बनाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल असेसमेंट क्या हुआ है इंडियोलॉजिकल अप्रोच का। ये सच है कि इंडियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो इंडिपेंडेंटली और इंडिजिनसली डेवलप्ड हुई है, जिसमें वेस्ट का कोई हाथ नहीं है। ये वेस्ट की जो बायसनेस थी उसको चैलेंज किया हमारे इंडियोलॉजिकल सोशोलॉजिस्ट ने। उन्होंने नए थ्योरीज दी, मॉडल्स दिए, नए एक नया नेटिव पर्सपेक्टिव दिया जो बिल्कुल यूनिक था हम भारतीयों के लिए। घुरे ने जो स्टडी की भारतीय सोसाइटी के ऊपर और इंडियोलॉजी को डेवलप किया, उनकी वजह से कई नए लोगों को मौका मिला और उन्होंने भी अपनी नई नई थ्योरीज पेश की, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिन्होंने घुरे की स्टडी को अपना बेस बनाया। घुरे ने डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच यूज़ की मेथडोलॉजी के अंदर। इसका मतलब होता है कि सारे डेटा को उन्होंने एक जगह कलेक्ट नहीं किया और वो एक सिस्टमेटिक व्यू नहीं पेश किया, बल्कि उन्होंने हर डेटा को अपने उसके जो अप्रोच है वहाँ जाकर उसी की स्टडी करके वो एक व्यू दिया है। जैसे कि
उन्हें अर्थशास्त्र की एक स्टडी की है, तो अर्थशास्त्र का व्यू दिया है। वेदास की स्टडी है तो इन्होंने वेदा का पब्लिश किया या फिर उसके बारे में बताया, ना कि वेदा, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति सबको मिलाकर एक कलेक्टिव एक जनरल थ्योरी पेश किया। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्हें हर चीज़ को अलग अलग जाकर अलग अलग स्टडी किया और उससे समझाया लोगों को कि ये कैसे काम कर रहा है। उसके बाद एक व्यू दिया है उन्होंने कि ये इस तरह सिस्टम हमारा डेवलप हुआ इंडियन सोसाइटी और इस तरह से फंक्शन कर रही है। इसके साथ कई और स्कॉलर्स निकले घुरे के बाद, जैसे बीके सरकार, इरावती कर्वे, के.एम. कपाडिया, लुई डुमो, मैकम मैरियट, पुकॉक एंड आर के मुखर्जी। आज के दौर में हम लोग देवदत्त पटनायक को देखते हैं, वेंडी डॉनिगर को देखते हैं, जो जिन्होंने आज के समय इंडोलॉजी जो स्टडी है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि आज को आपकी जो यूपीएससी की जर्नी में ये इंडोलॉजिकल अप्रोच समझ में आई होगी और घुरे का पर्सपेक्टिव भी आपको समझ में आया होगा। तो हैव अ नाइस डे, बाय।